नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। अब तक हम में से ज्यादातर लोग बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील्स के बारे में जान चुके हैं। महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी को लेकर चर्चा में आया बुल्ली बाई ऐप और उससे पहले सुल्ली डील्स। इन दोनों मामलों में मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया गया है, उनकी बोलियां लगाई गई हैं। निडर औरतों ने जब आवाज उठाई तो इन मामलों में अब कार्रवाई तेज की गई और पिछले एक हफ्ते में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। बुल्ली बाई ऐप का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई गिरफ्तार किया गया, उम्र 21 साल। सुल्ली डील्स का मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर, उम्र 25 साल। एक श्वेता सिंह गिरफ्तार हुई, उम्र 18 साल। मयंक रावल। बुल्ली बाई केस में एक और आरोपी विशाल कुमार झा भी गिरफ्तार। नीरज बिश्नोई को जोरट से गिरफ्तार किया गया। ओंकारेश्वर इंदौर का निवासी है, लेकिन जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें एक बात समान है, वो ये कि सारे कम उम्र के नौजवान हैं, 18 से 25 साल के बीच। 18 से लेकर 25 साल तक की उम्र वाले युवा मजहब के नाम पर इस तरह की नफरत पाले बैठे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है समाज पर और हमारे माहौल पर। किस तरह की सोच पनप रही है जहां देश का युवा अपना बेशकीमती वक्त इस तरह बर्बाद करने के लिए प्रेरित है। कहां से आ रही है ये प्रेरणा और क्यों सिर्फ मजहब के नाम पर किसी भी महिला की अस्मिता को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। बुल्ली बाई या सुल्ली डील्स ऐप बनाकर जिस तरह से कुछ जानी मानी, कुछ मशहूर महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सरेआम की गईं, जिस तरह से उनकी तस्वीरों पर भद्दे कमेंट किए गए और करने का दौर चला, जिस तरह उन तस्वीरों की नीलामी के बहाने इन महिलाओं को बदनाम किया गया, ऐसे नफरत भरे माहौल में रुककर ये सोचना जरूरी है कि हम किस दौर में पहुंचे हैं। ये जरूर है कि सोशल मीडिया के इस दौर में साइबर क्राइम बेहद आसान है और अपनी पहचान को बहुत लंबे समय तक छुपाए रखना भी आसान होता जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि 25 साल के ओंकारेश्वर ठाकुर, 20 साल के नीरज बिश्नोई या फिर 18 साल की श्वेता सिंह जिस तरह से 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया पर नीलाम और बदनाम कर रहे हैं और उन्हें जो प्रेरणा मिल रही है वो कहां से आ रही है। इन युवाओं के दिलो दिमाग में इतना जहर भर कौन रहा है और इस खतरनाक और अंधेरी साइबर क्राइम की दुनिया में कहां कहां लगाने होंगे पहरे। तो यही सवाल हमारा है आज हम लोग में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जो मेहमान मौजूद हैं आपको मिलवा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर एक्सपर्ट, और दो बहुत खास मेहमान, हना मोहसिन खान जो कमर्शियल पायलट हैं और उन महिलाओं में हैं जिन्होंने इसके बारे में आवाज उठाई, और हसीबा अमीन, कोऑर्डिनेटर कांग्रेस सोशल मीडिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और जो अहम सवाल हम उठा रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरह की नफरत फैली है, जहां पर हम इस नफरत को ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पर साथ साथ ये भी कि साइबर क्राइम, ये जो दुनिया है ऑनलाइन, वो कितनी खतरनाक हो रही है। पर मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी हना मोहसिन खान। शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने बोलकर, लिखकर अपने तजुर्बे को, अपनी परेशानी को साझा किया है ताकि ज्यादा लोग सामने आए और हिम्मत करें आवाज उठाने का। शुक्रिया आपका हसीबा अमीन। हना, आपने इससे पहले जो सुल्ली डील्स चली थी उसमें आपका नाम आया था। इस दफा मतलब शुक्र है कि आपका नाम नहीं है, लेकिन आपने आवाज अपनी उठाई है। मैं जानना चाहूंगी, जब आपने आवाज उठाई थी बहुत सारे इमोशंस से आप गुजरी होंगी, कुछ नाराजगी, कुछ गुस्सा, कुछ डर, ये तमाम चीजें होंगी। जब आपने ये देखा कि दोबारा हुआ ये, तो आपके क्या इसमें जज्बात थे? देखिए, पहली बार तो मुझे पता नहीं था कि क्या है ये, और जब मैंने ऐप देखा तो मुझे पता नहीं था कि ये सुल्ली डील्स होता क्या है, ये एप्लीकेशन है क्या। तो आई वॉज अनअवेयर, तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ सिनिस्टर है जी। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, और वो एक चीज मैं लोगों से कहती हूँ कि वो गुस्सा जो है वो एक अंडरलाइन मेरी लाइफ का हो गया है कि वो गुस्सा जाता नहीं है। मगर जब ये बुल्ली बाई आया 1 जनवरी को, जिस दिन हम लोग सोच रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट, मतलब ये नया साल है, पुराना साल बहुत खराब गया है लोगों का, न्यू बिगिनिंग्स, लेट्स स्टार्ट लाइफ अच्छे से करते हैं, और उस दिन ये बुल्ली बाई ऐप हुआ। तो मैं जब बैठी थी, मैं बताती हूँ लोगों के, आई वॉज स्क्रोलिंग, मैं क्लिक करे जा रही थी, बार बार देखे जा रही थी कि कौन कौन है, और मैं, इट वाज लाइक इंसैनिटी, दबाई जा रही हूँ कि मैं तो नहीं हूँ, कोई और तो नहीं है, मेरे दोस्त तो नहीं है, कौन है।
सो इट वॉज एंग्जाइटी। एंड दूसरी बात, 6 महीने से कुछ हुआ नहीं था, तो आई वॉज होपलेस ऑल्सो। फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट होपलेस, आई वॉज एंग्री। मतलब मुझे डर लग रहा था, मतलब सॉरी, डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। बट इस बार मुझे एक होपलेसनेस आ गई थी मेरी लाइफ में कि अब ये तो चलता ही रहेगा, कुछ होना है नहीं। 6 महीने हो गए मेरे FIR को, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो एक होपलेसनेस आ गई कि अब तो ये चलता ही रहेगा, कुछ रुकेगा ही नहीं। उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ पकड़ा जाएगा कोई भी, बिकॉज 6 महीने से तो कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मई से कुछ नहीं हुआ। और मेरा कहना यह है कि भाई अगर मई में एप्रीहेंड कोई भी होता तो हम लोग को 140 ऑलमोस्ट औरतें हैं, हम लोग को इस ट्रॉमा से गुजरना ही नहीं पड़ता। जी हसीबा, आपने जैसा कि हना मोहसिन खान ने बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा अंदर बैठ गया और एक तरह से एक नाउमीदी रही कि जब पहले सुली ऐप डील्स का मामला आया था, उसके बाद जब शिकायतें हुई थी और जब ये सुर्खियों में आया, उसके बाद उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी। पर जिस तरह की कार्रवाई हुई उससे ये रुक नहीं सका, क्योंकि ये दूसरी बार इस तरह की चीज फिर सामने आई। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ, अभी जो मामला आया है वो सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ हुआ, क्योंकि कई लोग ये बात उठा रहे हैं कि औरतों को इन जनरल ऑनलाइन काफी टारगेट किया जाता है। और मैं मानती हूं कि ये बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से हो रहा है। अभी ये जो दोनों मामले हैं इसमें मुस्लिम औरतें जो हैं वो टारगेट की गई हैं। तो ये जो होपलेसनेस की फीलिंग है और अभी जिस तरह की कार्रवाई हुई है, इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको लग रहा है कि इस दफा जो कार्रवाई है वो काफी है और शायद एक खौफ इससे पैदा होगा कि आगे ऐसी कार्रवाई करने में लोग झिझके? जी, मैं हैना से बिल्कुल सहमत हूँ। मई में मैंने कंप्लेन फाइल किया था जब ये मेरे साथ हुआ था, और FIR भी रजिस्टर हुआ था। लेकिन जो केस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ा था। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मई में कार्रवाई होती और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता तो ये फिर से नहीं होता और फिर से औरतों को इस ट्रॉमे के साथ गुजरना नहीं पड़ता। इस बार बहुत आउटरीच के बाद, बहुत आवाज उठाने के बाद एक एक्शन हुआ है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि पहली बार जब ये हुआ था तब मैंने दिल्ली पुलिस में FIR फाइल किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो BJP गवर्नमेंट के अंदर आता है। एंड आई डोंट थिंक कि उनका कोई पॉलिटिकल विल था इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ा और जिसकी वजह से इनको इम्प्यूनिटी मिली और इसलिए ये फिर से हुआ। इस बार जब गिरफ्तारियां हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुए, तो वो मुंबई पुलिस के तहत हुआ सबसे पहले, जो एक नॉन BJP गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल विल था। जो डेप्यूटी होम मिनिस्टर और IT मिनिस्टर हैं सतेज पाटिल जी, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली इस पे बात किया। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने इस पे बहुत स्ट्रांगली बात किया। उसके बाद जाकर इन्वेस्टिगेशंस हुए, कार्रवाइयां हुई, अरेस्ट हुए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जाके कोई एक्शन लिया है। आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं थी और आपने BJP गवर्नमेंट के बारे में बात की। तो अगर हम इससे, जाहिर है क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने मामला उठाया और कांग्रेस से जुड़ी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इसलिए आप BJP पर इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं कि आप दोनों लोगों से जब ये आपके साथ हुआ, तो क्या आपको लगता है कि क्यों आपको या कुछ और लोगों को टारगेट किया गया? ये किस चीज की सजा है? क्या आप अपनी बातें खुलकर बोलती हैं? क्या आपकी सोसाइटी में एक पहचान है? जो लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं कि कोई एक्टर हैं या कोई ऐसे पब्लिक फिगर हैं जिन्हें बहुत लोग जानते होंगे, पर किस तरह की लड़कियों को, किस तरह की महिलाओं को टारगेट किया गया? बहुत लोग कह रहे हैं कि वो वोकल हैं, वो अपनी आवाज जो है वो सामने रखती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से डराने की कोशिश रही या खामोश करने की कोशिश रही उन औरतों को जो अपनी बात कहती हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखें कि एक कॉमन थ्रेड है सब लड़कियों में जिनको टारगेट किया गया, सब वोकल मुस्लिम विमेन हैं, जो हक के लिए लड़ती हैं या जो ह्यूमैनिटी के लिए बात करती हैं या जो ओप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके हक के लिए बात करती हैं। काफी सारे इनमें से लड़कियां ये भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है जब कुछ गलत होता है या जब कोई पॉलिसीज आती हैं जो इनह्यूमन हो या जो एंटी ओप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो। तो बहुत वोकल लोग रहे हैं जिन्होंने पावर के जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर के खिलाफ भी बात करने की हिम्मत रखी। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग
जो सत्ता में लोग हैं या जो पावर, स्पीकिंग टू पावर जिसे कहा जा रहा है कि आपने जब भी आवाज उठाई ऐसे लोगों के खिलाफ, ये एक तरह से निशाना साधा गया है। पर हाना, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप एक कमर्शियल पायलट हैं, आप अपना आपको क्या वजह लगी कि आपके ऊपर ये टारगेट किया गया आपको? देखिए, मैं पॉलिटिकल अकाउंट हूं ही नहीं, और बहुत सारी लड़कियां और लेडीज हैं जिसमें जो पॉलिटिक्स में लिखती नहीं है, मगर फिर भी मुझे टारगेट किया गया। मैं तो जो जर्नलिस्ट हैं और मुस्लिम वुमेन है, वो तो बहुत पहले से ट्रोल होती आ रही हैं। मैं ट्रोल भी नहीं होती थी, मगर मुझे क्यों टारगेट किया? मुझे सिर्फ इसीलिए टारगेट किया बिकॉज मैं एक मुस्लिम वुमन हूँ और एक मुस्लिम वोकल वुमन हूँ। मैं लिखती थी, मैं अपनी बातें करती थी, मैं अपने एयरक्राफ्ट के बारे में बात करती थी, मैं फ्लाइंग के बारे में बात करती थी, खुशी वाली चीजें लिखती थी। पॉलिटिक्स तो मेरे अकाउंट में है ही नहीं, अगर आप देखेंगे भी। आई डोंट टॉक पॉलिटिक्स, मगर आई वाज जस्ट टारगेटेड व्हाई? बिकॉज आई वाज अ मुस्लिम वुमन। सो it's not it's not wrong to talk about politics, of course not, but you are just targeting Muslim women who have a voice. It's as simple as that. आप उनको टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ। राना सफवी हैं, शबाना आजमी हैं, उसमें मलाला यूसुफजई को इंडियन उससे क्या मतलब है? और मतलब they are just it's a hate filled ये जनरेशन के लिए मजहब के खिलाफ नफरत या नफरत से जुड़ी जो हिंसा है वो है। और इसी पे हमने सवाल मैंने शुरू में उठाया था कि ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के दौर में हैं और किस तरह का माहौल है जहां पर जो नौजवान हैं वो अपना वक्त ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। और इस सवाल पे मैं आऊंगी, पर रुचिर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है या लेनी चाहिए गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म को? क्या है ये इसी का इस्तेमाल किया गया इन एप्स को बनाने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब आती है, जब इसका इस्तेमाल कोई भी करता है, पर ये कितने जिम्मेदार हैं जब एक घटना होती है फिर दूसरी घटना भी होती है? तो जी नगमा, सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी सामाजिक तौर पर या किसी पॉलिटिकल तौर पर होती है, जिसकी हम बिल्कुल निंदनीय है। और इस तरह का जो कृत्य करते हैं वो बिल्कुल उस पर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। और साथ ही साथ जो कंपनीज है, जो गिटहब जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, और इस तरह का जब उनके नोटिस में आती है वो करती भी हैं, तो सामाजिक तौर पर ये बिल्कुल उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी आगे प्रमोट ना करें। और इस तरह का कभी भी क्योंकि ये समाज में अस्थिरता, सामाजिक तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर अस्थिरता पैदा करती है समाज में, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। जिस तरह की हम एक नागरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, राइट, तो हमें कुछ चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि और ये चीजें हम भूल जाते हैं। और मैं अक्सर जब भी किसी से चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, जिस तरह से आप अपने मोबाइल की सुरक्षा खुद अपने हाथों से करते हैं, उसी तरह से आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी जो सोशल मीडिया पर जो आपके अकाउंट्स हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पर सॉरी, मैं एक मिनट आपको टोक रही हूँ। ये समझना चाहते हैं, जैसे ये दो और लड़कियां अभी मौजूद हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। रुचिर, इस मामले में जैसे ये सुली डील्स था, ये जो बुली बाई ऐप बना, आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया पे हैं, शायद सिर्फ ये गलती है, इस केस में वो कैसे अपनी को प्रोटेक्ट कर सकती थी? जी बिल्कुल, देखिए, जो सबसे ज्यादा जो दिखते हैं या मतलब वो सामाजिक तौर पे बहुत फेमस होते हैं या पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो लोग उनको अक्सर ऐसे लोगों को या कभी फिल्मी हस्तियों को भी कई बार टारगेट कर लेते हैं, जाने पहचाने जो चेहरे। ऑलराइट, संपर्क कट गया इस समय। डॉक्टर प्रशांत माली हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट। जो बात रुचिर कह रहे थे, मैं आपसे ये, अगर आप उस बात को आगे बढ़ा सकें, जो एक कहा जाता है कि आप अपने आप को सेफ रखें, पर इस तरह के सोशल स्पेस में आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? ये जो दो घटनाएं हुई, एक तो ये, और दूसरी बात जो मैं पूछ रही थी रुचिर से भी, वही आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर प्रशांत माली, कि ये गिटहब जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है या कितना उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है? अब ये माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है गिटहब जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। भारतीय कानूनों के मुताबिक किस तरह की कार्रवाई हो सकती है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी?
देखिए, गिटहब एक इंटरमीडियरी है जो हमारा सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, मतलब हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है, उसके तहत उसकी जो कैटेगरी आती है वो एक इंटरमीडियरी की आती है, बिचौला है वो मुहैया कराता है एप्स बनाने वाले या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाने वालों को एक जगह, और जहां से ये बनाया जाता है। इसके साथ में वो वीपीएन जैसे सुविधा भी देता है, जिससे कि ये जो लोग हैं जैसे सली डील्स वाले या बुल्लीबाई वाले, ये अपने आईपी एड्रेस को छुपा पा रहे थे। तो ये जो सुविधा वो दे रहा है, जिससे कि हमारा सामाजिक नुकसान हो रहा है, उसके प्रति उनको जवाबदारी लेना जरूरी है। जब भी पुलिस या कोई लॉ एंड एनफोर्समेंट या फिर जो पीड़ित महिला या इंसान है जो उनसे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि उन पे ये गलत चीज हो रही है, तो उनको ऐसे ऐप तुरंत निकाल देने चाहिए। लॉ ये कहता है कि उनको 36 घंटे में ये चीज निकाल देनी चाहिए। नहीं निकालते हैं तो उनके अंडर सेक्शन 79 के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है, गिटहब के प्रति एक्शन ली जा सकती है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो ले सकती है, या उनके ऊपर कोई तो पिछली बार जब ये हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ, तो क्या कार्रवाई गिटहब पे हुई थी जब ये सुल्ली डील्स की बात आई थी? आपको कोई जानकारी है इस बारे में कि क्या किया गया? अभी तो उनको सिर्फ नोटिस भेजा गई, उनसे डिटेल्स मांगा गया, उनको रोकने कहा गया। यही भारतवर्ष में हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि हम इन जो बड़ी कंपनियां होती है, गिटहब हुआ, फेसबुक हुआ, या कोई भी ट्विटर जैसे बड़ी कंपनियां हैं, इनके खिलाफ कभी भी एक्शन लेते नहीं है। अब जब तक पूरा माहौल ना बन जाए, इनके खिलाफ हम एक्शन नहीं लेते, और जब तक हम एक्शन इनको भी पार्टी नहीं बनाए, हर बार ये हमारी जो सामाजिक सभ्यता है उसको हल्के में लेते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, रुचिर हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रुचिर, के अगर ये एक बार होता है, अब जैसा आप कह रहे थे अभी डॉक्टर प्रशांत माली के नोटिस सिर्फ दिया गया पिछली बार जब हुआ, अब ये दूसरी बार उसी तरह का मामला दोहराया गया इसी एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। गिटहब की अगर आप बात करें तो एक बार होता है तो समझ में आता है, दूसरी बार होता है, दूसरी बार बिल्कुल उसी तरह का होता है, उसी प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये एक तथ्य है, ये एक सच्चाई है कि इस प्लेटफॉर्म ने कोई खास इस पर कार्रवाई नहीं की, कोई एफर्ट नहीं, कोई कोशिश नहीं की कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो ये घटना दोबारा नहीं हो तो जिम्मेदारी क्या पूछा जा सकता है गिटहब से? भारत सरकार क्या पूछ सकती है? और गिटहब की इसमें कितनी जिम्मेदारी ये इसलिए बनती है क्योंकि एक बार मामला हुआ, दूसरी बार उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वही उसी तरह का मामला दोबारा हो रहा है। ये देखिए, ये जो भी जो गिटहब है, ये उसके पीछे जो भी बड़ी जो कंपनियां हैं, इस चीज पे वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं और इनको लेना भी चाहिए। और उस तरह के अगर इनको नोटिस किया जाता है तो उस तरह से, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, से ट्विटर पर किसी भी तरह का कोई भी संवेदनशील चित्र या लैंग्वेज का यूज होता हो तो उसको अगर नोटिस किया जाए, भारत सरकार के द्वारा उनको अगर नोटिस दिया जाए, तो ये बिल्कुल उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। तो बिल्कुल ये उस पर एक्शन लिए जाते हैं। एक्शन लिए जाते हैं। तो इस बार या पिछली बार जो हुआ था तो किस तरह का एक्शन हुआ, और अगर ऐसा एक्शन हो जो उसे आगे होने से रोके नहीं, तो क्या एक्शन को दोबारा देखने की जरूरत है? मैं इस चर्चा पे वापस आऊंगी, और ये भी कि सिविल इंडिया जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में या साइबर सुरक्षा की दिशा में। पर ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आपसे ये जानना चाहते हैं सिंह साहब के इतनी सारी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो दिख रहा है कि बहुत कम उम्र के बच्चे या नौजवान हैं, 18 साल 25 साल, 18 से 25 के बीच में। इसमें जो समाज के ऊपर से सवाल उठता ही है कि किस तरह की मानसिकता है, या ये कि दूर दराज बैठे लोग ऑनलाइन इस तरह की चीजों में महारत हासिल करते हैं और वो जो जिस चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है। नगमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। साइबर क्राइम्स हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि उसका प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, और एक ब्लेटेंट अब्यूज जो हो रहा है साइबर टेक्नोलॉजी का, और स्पेशली इस केस में जैसे हमने देखा कि स्पेशली टारगेट किया गया है विमेन को ऑफ ऑल एजेस, ऑफ ऑल प्रोफेशंस एंड कम्युनिटीज। बल्कि ये एक तरह से एक टारगेटेड कम्युनिटी और ऑब्जेक्टिफाइड वे में, कॉमोडिफाइड वे में एक सेक्सिस्ट ऐप को डेवलप करके ये किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है और हम सबों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि इस पर बहुत ही गहन चिंतन की जाए,
कि किस प्रकार हम साइबर क्राइम्स के वेरियस मैनिफेस्टेशंस को, उसके डायमेंशंस को रोके। आपका एक मूल प्रश्न ये भी है कि किस तरह रोका जाए, साइबर सुरक्षा से किस प्रकार करें। ये बहुत ही व्यापक विषय है, लेकिन ये जरूर है कि जो पकड़े गए हैं, जैसा आपने शुरू में भी कहा था कि जो पकड़े गए हैं सभी यंग क्रिमिनल्स हैं बिटवीन 18 to 25, और सबसे बड़ी चीज है कि सारे जो पकड़े गए हैं वो टेक्निकली साउंड हैं। टेक्निकली साउंड मतलब टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या उनको टेक्निकल नॉलेज है, तो और दे ऑल कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। ये कोई बहुत मेट्रो टाउन से नहीं आ रहे हैं, वो छोटे छोटे उत्तराखंड के छोटे कोटद्वार से आ रहे हैं, तो कोई कहीं से आ रहा है। सो ये बहुत छोटे छोटे जगहों से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो जो मैंने पढ़ा कि उन सबों की एक सिक मेंटालिटी है, जिसकी मानसिकता बहुत ही डेस्पिकेबल हो जाए। जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल जो पकड़ा गया, उसने कहा कि हाँ, मुझे कोई रिमोर्स नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। तो इस प्रकार की मानसिकता जो है वो सचमुच में विकृत कर दे रही है, समाज के लोगों के लिए भी है और समाज के लिए भी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम एक डिसाइसिव एक्शन ले, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमारा होना चाहिए कि किस प्रकार हम साइबर क्राइम्स को, चाहे वो किसी भी डायमेंशंस में हो, चाहे वो साइबर ब्लैकमेलिंग हो, स्टॉकिंग हो, बुलिंग हो, या मॉर्फिंग हो, या फेक इमेजेस हम बना रहे हैं, इस तरह के जितने भी क्राइम्स हमारे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में लगभग 850 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट यूजर है, और उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर जेन्युइन। आई एम नॉट सेइंग कि वो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रोग्स हैं, जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं, और उनकी कैपेबिलिटी इतनी घातक है कि वो समाज में, देश में और कम्युनिटीज में ये पैदा कर सकते हैं। और यही उसी का प्रतिफल है जो हम आज देखते हैं। जी, और हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं वो 18 से 25 साल के बीच में हैं, और वो सारे नौजवान हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये इसके जड़ तक पहुंचाती हैं, इसके पीछे किस तरह का नेटवर्क है, मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम चीजें अभी देखी जा रही हैं। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, और हम लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइबर क्राइम की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस माहौल की जहां पर नफरत पनप रही है। ऐसी के युवाओं के मन में धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ ऑनलाइन उनकी नीलामी करना, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, उन कमेंट करना, इस तरह की चीजें आम हो रही हैं। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं बुल्ली बाई ऐप की और सुल्ली डील्स की, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ओपी सिंह हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, रुचिर वर्मा, रीजनल सेल्स डायरेक्टर सिविल इंडिया, डॉक्टर प्रशांत माली, और हमारे साथ हना खान और हसीबा अमीन जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रशांत माली और रुचिर, मैं पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई जो नहीं जानते हैं, जैसे कि गिटहब है क्या, VPN जो होता है वो क्या चीज है, उससे पहचान छुपाने में किस तरह से मदद मिलती है। तो आप सिंपल भाषा में जरा ये समझा सकते हैं कि आखिर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इन चीजों का ऐसे डार्क क्राइम्स के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से होता है। कोई भी एक सर्वर के ऊपर कोई भी ऐप बनाता है जो कि होस्ट होता है, फिर उसके बाद में वो एक ISP प्रोवाइडर के ऊपर जाता है। तो अगर जब तक, और इस तरह के जब भी कृत्य होते हैं तो ये देखा जाता है कि वो बाहर से कर रहे हैं या इंडिया अगर किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, तो वो उसको एक ऑटो मोड पे या जिसको कहते हैं बॉट मोड पे लगा देते हैं, जिससे पता नहीं। और जो कि यही हुआ था बुली बाई में। बुली बाई के यही हुआ, जिन्होंने पहले अपना ऐप को ऑटो मोड पे या चैट बोर्ड पे लगा दिया था। उसके बाद जब लगा कि कुछ ज्यादा लोगों में परेशानियां नहीं हो रही, कुछ कोई बारे में पूछ नहीं रहा है, तब उसके बाद में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताना शुरू करी। तो ये तो होता है मॉडस ऑपरेंडी कि वो किस तरह से करते हैं, और उनका जो उद्देश्य होता है वो खुद का, उनका निजी स्वार्थ होता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, और इस तरह से वो करते, पर उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह समाज में या पॉलिटिकली वो कितना आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा उसके ऊपर जितने लोग उससे जुड़ेंगे उस हिसाब से फायदा होगा। जी, तो ये अभी तक यही देखने में आया। इस तरह के जो पहले के जो कृत्य हुए या पहले के जो इस तरह के एक्ट हुए हैं, उसमें यही देखने में आया है।
वो इस तरह से अपने आर्थिक लाभ के लिए कर देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरह की चीजें ट्रेंड करने लगती हैं, इससे लोग जुड़ते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि ट्रैफिक जो है वो ऑनलाइन ज्यादा है, तो वो इस तरह की चीजों से अपनी निजी स्वार्थ को ढूंढते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत माली, एक और शब्द जैसे कि वीपीएन जो होता है, उससे आइडेंटिटी को छुपाने में कैसे मदद मिलती है, कैसे ये होता है फिर, और अगर ऐसा है तो फिर पुलिस उन तक पहुंची कैसे? मैं आपको 3 चीज बताना चाहूंगा आपके जो सवाल से पहले भी। ये जो गिटहब प्लेटफॉर्म है, ये एक फ्री सोर्स कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपको वीपीएन सुविधा भी मुहैया कराता है। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो इंटरनेट पे बनता है। इंटरनेट पे बनने से क्या होता है कि आपको आपका प्राइवेट नेटवर्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर, इस केस में गिटहब यानी माइक्रोसॉफ्ट ही वो सुविधा देता है। उससे क्या होता है कि आपको हर बार एक नया आईपी एड्रेस आता है, मतलब एक बार एक आईपी एड्रेस, दूसरी बार दूसरा, अलग अलग आईपी एड्रेस। तो पुलिस या जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, इनको ढूंढ पाना थोड़ा आसान नहीं होता। मैं फिर से कहूंगा कि नामुमकिन वाली बात नहीं होती, वक्त लगता है, बिकॉज ये तरीके से नहीं तो फिर कुछ आईडीज बना के रखते हैं, इन लोगों ने कुछ आईडीज बनाए होती हैं, फिर जैसा आपने कहा कि अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं और इसलिए पुलिस के लिए मुश्किल होती है, बढ़ती जाती है मुश्किल तो, बढ़ती जाए, लेकिन हाँ, तो नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल तो है। तो अभी देखा हमने जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ओपी सिंह साहब, वो एक हफ्ते में 2 गिरफ्तारियां, एक आदमी पकड़ा गया नीरज बिश्नोई, फिर उसने नाम बताया तो ओंकारेश्वर पकड़ा गया। तो पुलिस के लिए इस तरह की जो अब साइबर क्राइम है, उनमें धरपकड़ और कार्रवाई करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही मुश्किल है, चूंकि इन्वेस्टिगेशंस जो है सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि डेटा रिट्रीवल जो होता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये तो वेब प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर इसको भी हम लोगों ने नोटिस, संभवतः किसी ने बताया कि नोटिस दिया गया है, जो 6 महीने पहले अगर नोटिस दिया गया होगा। सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिस जाती है, भले स्टेट गवर्नमेंट का हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, चाहे वो जीमेल हो या याहू हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, उनके साथ पुलिस का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, सर्ट का काफी इशू रहता है, और क्या रेमेडी होगा इस पर नहीं। और चूंकि ये इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स जो हैं वो आउटसाइड द कंट्री होते हैं, इसलिए उनको लोकेट करने के बावजूद उनके सर्वर्स से अगर कुछ डेटा रिट्रीव करना हो तो हमारा जुरिस्डिक्शन वहां नहीं बनता। यही इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रांसनेशनल क्राइम है। ट्रांसनेशनल क्राइम होने के कारण ये इसकी इंटरमीडियरीज जितनी भी हैं, चाहे वो विक्टिम पे परपिट्रेटर्स हो, बेनिफिशियरीज हो, इंटरमीडियरीज हो, डिफरेंट लेवल्स पे जो हैं, उनके कारण हमारा नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बदल जाता है। हमारा नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, स्टेट लेवल का हो, फेडरल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। कई बार जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रांसनेशनल क्राइम है, अक्रॉस बॉर्डर्स है, मदद कहीं से मिल रही है, प्लेटफॉर्म कहीं का है, क्राइम कहीं पे हो रहा है, तो ऐसे में कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की, और क्या कर सकती हैं सरकारें? क्या उम्मीद इस मामले में हम कर सकते हैं, इस तरह के क्राइम के मामले में? आपका क्या मानना है? हसीबा के सरकार के हाथ कुछ बंधे होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंटरनेशनल भी ऑपरेट कर रही हैं, और जिम्मेदारी के हद तक ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस हद तक लें, और क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? आप जैसे ये मामला है तो क्या आप उम्मीद करेंगी सरकार से? सबसे पहले तो मैं मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ, जो डिस्कशन हो रहा है उसमें मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ। उसके पहले आपके सवाल का जवाब मैं उसके बाद दूंगी। मेरे हिसाब से जो जार्गन थ्रो करना, बड़े बड़े शब्द थ्रो करना, वीपीएन की बात करना, साइबर क्राइम बार बार बोलना, और ऐसे ये पोर्ट्रे करना कि ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड मुश्किल चीज है, एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है हमारी अथॉरिटीज की तरफ से इन्वेस्टिगेट नहीं करने का और केस पे टू सिट ऑन द केस बेसिकली। इस बार जब प्रेशर था, जब पॉलिटिकल विल था, तो विद इन 36 आवर्स फर्स्ट गिरफ्तारी हुई है। सो इन मोस्ट केसेस हमारे साथ जब भी ट्रोलिंग होती है, जब भी हम लोग कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, यही बोला जाता है कि साइबर क्राइम है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व है, ये है वो है। लेकिन इस बार जब पॉलिटिकल विल थी तो 36 आवर्स में पहली गिरफ्तारी हुई और उसके बाद बाकी के इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुए और गिरफ्तारियां हुई हैं। विद इन 1 वीक वी हैव 4 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। सो आई थिंक, फिर से मैं दोहराऊंगी कि बहुत कन्वीनियंट तरीका होता है क्राइम को अंडर द रग पुश करने का और उस पर बैठने का अथॉरिटीज की तरफ से। अगर विल होगी तो केस रिजॉल्व भी होगा। जी,
आपकी विल होगी तो केस रिजॉल्व होगा, पर वही सवाल है कि अगर यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं तो इन गिरफ्तारियों के आगे क्या इस तरह की जो क्राइम्स हैं वो क्या रुक जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पहचान के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं, और किस लेवल पे और कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर सख्त कार्रवाई होगी तो शायद आगे हिम्मत लोगों की कम हो कि ये इस तरह की हरकतें ऑनलाइन करें। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम एक बार फिर से, और हम लौटेंगे इस चर्चा पर कि सुरक्षित आप कैसे रहें सोशल मीडिया पे भी और ऑनलाइन, और किस तरह के इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि ऐसे क्राइम्स कम भी हों। तो एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रोलिंग की, ऑनलाइन औरतों की नीलामी की। बात है सुली डील्स और बुली बाई ऐप के नज़रिए से। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और हम जिस साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं बहुत संक्षेप में, मैं इसके पहले कि हसीबा के पास आऊँ और हाना के पास आऊँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ रुचिर के कानून जो अभी हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को लेके, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म को लेके, उसमें किसी तरह की आपको लगता है कि उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे क्राइम्स यहाँ पे रुकें जो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स हैं? जी देखिए, इसको बिल्कुल बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह की कृत्य अब अक्सर देखने में आए कि अब काफी बढ़ने लगे हैं और आगे भी कितने बढ़ेंगे पता नहीं। तो अब इसके लिए जवाबदेही बेहतर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हाँ बिल्कुल जवाबदेही बेहतर हो, और इसके अंदर कंपनीज भी जवाबदेही करे और साथ ही साथ जो भी यूजर्स इसमें जुड़ते हैं वो भी जवाबदेही के साथ में, इस एक समझदारी के साथ में, जितने भी सोशल मीडिया है उनका। जी प्रशांत माली, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, ये जो हम लोगों ने देखी अभी गिरफ्तारियां, उसमें से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 18 से 25 साल के बीच, ये क्राइम आप लोग देखते होंगे कि किस तरह की साइबर क्राइम्स हो रही हैं। क्या ये एज ग्रुप है, ये यंगस्टर्स हैं जो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं? एज अ साइबर क्राइम लॉयर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक भारतवर्ष में कन्विक्शन नहीं बढ़ेगा, साइबर क्राइम में जो कन्विक्शन रेट है वो 2 से 5% ही है, इससे डिटरेंस क्रिएट नहीं होता। ये जो बच्चे हैं 18 से 25 में, ये इन्हें पता है कि मुझे बेल मिल जाएगी और मुझे कुछ होना नहीं है, बिकॉज साइबर क्राइम को यहाँ प्रोसिक्यूशन लेवल एकदम बहुत बुरा है, यहाँ का जो लॉ है उसमें बेल आराम से मिल रही है हमको। तो इसीलिए ये 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पीछे हम छुपे रह सकते हैं, और अगर हमें पकड़ता है, हमारे दोस्तों को पहले पकड़ा गया, उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उन्हें कोई जेल नहीं हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डेटरेंट कम है, लगता है कि अगर आप पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। हाँ ना, एक तो ये है कि डेटरेंट कम है, लगता है छूट जाएंगे क्योंकि कानून कमजोर है। दूसरे उस समाज और इस मानसिकता पर सवाल है जहां इतने कम उम्र के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह की नफरत और समाज की ओर ये इशारा करता है? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इनकी एजेस ही पता चल रही है कि इनको एटलीस्ट बचपन में तो पूरी तरह से इनके दिमाग में एक तरह का एक हेट डाला गया होगा। वो लोग सोते जागते उठते इतना हेट्रेड कि आप एक औरत को या एक लेडी को या एक लड़की को आप ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं। इतनी गंदगी और इतना हेट आप लाते कहाँ से हैं? तो आप अपने घरों से लाते हैं, आप अपने माहौल से लाते हैं, आप अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से लाते हैं, बिकॉज आपको यू आर नॉट केपेबल। आप कैसे, मैं नहीं सोच सकती थी कि जब मैं 18 साल या 24 साल या 25 साल की जब मैं थी, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आगे क्या करूंगी। ये आपका जो यूथ दिख रहा है आपको, दे डोंट हैव एनी गोल्स एक्सेप्ट हेट। सिर्फ एक गोल है जो हेट्रेड है। मैं कुछ चीजों पे मैं एक्चुअली बात भी करना चाहूंगी। रुचिर साहब मुझे मतलब इम्प्लाई कर रहे थे कि हमें केयरफुल रहना चाहिए ऑनलाइन। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम कैसे केयरफुल रहेंगे। ये मुझे थोड़ी सी ट्रिगरिंग लग रही है। क्यों? बहुत सारे लोग हम लोग को अभी बोल रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी फोटो नहीं लगाती तो ये ऐसा होता नहीं है आपके साथ, अगर आप ऑनलाइन नहीं होती तो आपके साथ होता। तो हम क्या बात करना बंद कर दें? हम क्या बोलना बंद कर दें? दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज एंड टू एप्रीहेंड देम। उनको पकड़ के आप जेल में डालिए, मिसाल बनाइए। अगर मई में जब हसीबा ने पहली बार एफआईआर किया था, अगर मई में उस वक्त एफआईआर करने के बाद कोई एक्शन लिया जाता है, एंड आई विल टेल यू, उस वक्त हम लोगों के पास उस लड़के का नाम था, उस लड़के के
फोन नंबर्स थे, लिबरल डॉज करके एक यूट्यूब वेबसाइट थी। अगर उस वक्त हम लोग इसको पकड़ लेते और उसको जेल में डालते और उसको एक सजा अच्छी वाली सुनाते तो ये होता नहीं। तो देयर इज नो लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको कुछ होगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 महीने जेल में जाओगे, फिर आओगे और फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। तो दिस इज रिडिकुलस, यू नो, लाइक आप अगर वो नहीं करेंगे, अगर आप इसके अंदर आप एक कॉन्सिक्वेंस नहीं लाएंगे तो ये तो बढ़ता है। बिल्कुल, जिस बारे में अभी डॉक्टर प्रशांत माली ने भी कहा था, जिस बारे में डॉक्टर प्रशांत माली ने कहा था कि सजा अगर काफी नहीं होगी, अगर उसमें कन्विक्शन नहीं होगा तो डेटरेंट नहीं रहता है। पर हसीबा, रुचिर ने इस बात की तरफ इशारा किया था या डॉक्टर माली ने किया था, लेकिन ये बात हुई थी जिसकी तरफ हाना इशारा कर रही है कि प्रोटेक्ट अपने को आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है, तो अब आप क्या करें? तो क्या ये तो जवाब नहीं हो सकता कि लड़कियां और औरतें ऑनलाइन हो ही नहीं? हसीबा, आपके कमेंट्स। बिल्कुल, मैं हैना से सहमत हूँ। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप मॉरल पुलिसिंग करोगे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप बोलोगे कि औरतों ने बोलना बंद करना चाहिए क्योंकि आपकी नीलामी होगी, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हम जो चाहे अपना प्रोफाइल जैसे चाहे यूज करें, जो चाहे बोले। इस कंट्री में हमारे पास आजादी है बोलने की। दैट डज नॉट, किसी को हक वो चीज नहीं, क्योंकि मैंने फोटो डाला है, क्योंकि मैंने कोई चीज बोला है, वो किसी को हक नहीं देता है कि वो आके हमें हैरास करे या हमारे साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं या कोई ऐसी चीज करे। मैं और एक चीज पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, ये भी फर्दरेंस ऑफ जो हैना ने बोला है उसके ही है, कि हम लोगों को इस पूरे इंसिडेंट को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह देखना बंद करना चाहिए। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। हमारे देश में काफी सालों से एक नफरत की माहौल का एक माहौल क्रिएट किया गया है और इसका हम नतीजा आज देख रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। वक्त हमारे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूं। नफरत जरूर है, हर किसी तरह से एक माहौल या समाज के ऊपर तो सवाल उठता ही है। सवाल ये भी है कि अगर, जैसा सब लोगों ने कहा कि कन्विक्शन और सजाएं अगर होती हैं तो शायद लोगों की हिम्मत कम होगी ऐसे अपराध करने की। सुरक्षित कैसे रहें आप साइबर स्पेस में? सुरक्षित रहने का एक तरीका यह भी है कि जो इसको भंग करते हैं माहौल को, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। और साथ साथ आप सबके लिए यह सवाल जरूरी है कि किस तरह का माहौल हम बना रहे हैं और क्या हमारे आसपास का समाज हो रहा है जहां इस तरह की नफरत फैल रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको इस वक्त ये जानकारी दे दें कि देश में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात के बीच प्रधानमंत्री ने आज समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ सभी आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही कहा कि किशोरों को वैक्सीन लगाने का काम मिशन मोड पे हो।